नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने पैसेज सॉल्व करने की सीरीज़ में आज मैं लेके आया हूँ दूसरा लेक्चर। इसके पहले एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको डिलीवर किया था, आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि एसएससी एग्ज़ाम्स में आपके 5 तरीके के पैसेज आते हैं, जिसमें उस क्लास में फैक्चुअल पैसेज को कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको अप्रोच देते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। तो फैक्चुअल पैसेज का जो टाइप है वो मैंने कवर कर दिया था क्लास 01 में। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या होते हैं, कैसे इन्हें पहचानोगे और कैसे इन पैसेजेस को अप्रोच करोगे ताकि आप एग्जामिनेशन में 5 में से 5 क्वेश्चन आप पूरी तरीके से सॉल्व कर पाओ। अगर आपको पैसेज में परेशानी होती है, हिंदी माध्यम के बच्चे हो और ये बहुत बड़ा पेन है आपके लिए, तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। इसका पहला लेक्चर भी देख लीजिएगा। अगर आपने ग्रामर सही से कवर नहीं किया है, वोकैब सही से कवर नहीं किया है और यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो कि कोई फ्री सीरीज अच्छे से आपको मिल जाए, तो संकल्प बैच की सीरीज के हिस्से में ये क्लासेस चल रही है। तो संकल्प बैच का पूरा अच्छे से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेके आखिरी तक अच्छी तरीके से पढ़ डालो, सारा काम हो जाएगा। मैंने ग्रामर पूरा कवर करा दिया है, अभी मैं कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में पैसेज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज चलो डिटेल में चर्चा करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज की। वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे जो है कमेंट कीजिएगा, कुछ 2 शब्द जो भी कह दे दिल को अच्छा लगेगा मेरे को, और लाइक का बटन जरूर हिट करते हुए जाइएगा। क्योंकि हम सीखने के प्रोसेस में हैं तो क्लास थोड़ा आराम से जो है अपने को करनी चाहिए जो है, तो मैं थोड़ा आराम से आपको ये आज की क्लास कराऊंगा। डिस्क्रिप्टिव पैसेज की अगर बात करें तो इसको कैसे पहचानते हो। जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हिंदी भाषी बच्चे थोड़ा हिंदी में समझे कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब एक्चुअली होता है विवरण। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण। विवरण मतलब ऐसा पैसेज जिसमें किसी चीज का वर्णन किया गया हो, उसका विवरण दिया हुआ हो, ऐसे पैसेज को डिस्क्रिप्टिव पैसेज बोलते हैं। तो हमें विवरण पहचानना है कि अगर कोई ऐसा पैसेज का टाइप आपको दिया हुआ है, जिस पैसेज के टाइप में विवरण दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ध्यान से देखो। वो किसी सीन का विवरण दे सकता है, किसी प्लेस का विवरण दे सकता है, किसी प्रोसेस का विवरण दे सकता है, या फिर किसी कंसेप्ट का विवरण दे सकता है। मतलब कंसेप्ट पे बेस्ड हो सकता है, प्रोसेस पे बेस्ड हो सकता है, प्लेस पे बेस्ड हो सकता है, सीन पे बेस्ड हो सकता है। इनमें से किसी चीज पे भी बेस्ड हो सकता है जिसमें पैसेज के अंदर पूरा डिटेल दिया गया हो, विवरण दिया गया हो, डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं टॉपिक का नाम बताऊं कि ए विलेज फेयर, अगर इस टॉपिक इस हेडलाइन के अंदर अगर कुछ आपको पैसेज में दिया जाए, इसका मतलब गांव के मेले के विषय में विवरण दिया होगा कि गांव का मेला कैसा हो रहा होगा, तो ये विवरण दिया होगा ए विलेज फेयर। अगर इस टाइटल के अंतर्गत अगर एक पैसेज आपको दिया जाए, लाइफ इन ए मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी में लाइफ कैसी होती है, इसका विवरण पैसेज में दिया जा सकता है। इसी तरीके से वर्किंग ऑफ ए मशीन, मशीन कैसे काम करती है, इसका विवरण आपके जो है पैसेज में दिया जा सकता है। तो इस तरीके का जब विवरणात्मक जो है पैसेज दिया होता है तो इस कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे जो जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इसके डायरेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फरेंस बेस्ड होते हैं। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान। तो कुछ अनुमान बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको पैसेज में जो डेटा दिया रहता है, डेटा के साथ ही स्टिक करना होता है। फैक्चुअल पैसेज जो है मैंने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें ये बात बताई थी कि हमें पैसेज के अंदर ही रहना होता है, अपने मन से अनुमान भी लगाना है। तो पैसेज के अंदर जो डेटा दिया उसी डेटा के हिसाब से ही इन्फ्रेंस करना होता है, अनुमान लगाना होता है। समझ में आया। तो स्किल इसमें प्रॉपर जो टेस्ट किया जाता है, जो एग्जामिनर आपका जो है स्किल टेस्ट करना चाहता है, वो ये है कि जो डिटेल या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको आप सही से पैसेज पढ़ के अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, तरीका ही ऐसा होता है कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि भाई अगर मैं किसी किसी चीज़ की, किसी प्लेस की, किसी मशीन की या किसी चीज़ की, मतलब अगर डिटेल दे दूँ, डिस्क्रिप्शन दे दूँ पैसेज के माध्यम से, और उसके अंदर का वो विवरण जो दिया गया है किसी चीज़ के बारे में, क्या वो डिटेल आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। जब ये पैसेज दिया जाता है तो ये स्किल आपकी टेस्ट होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले छोटे मोटे बात कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक जनरल जो बात होती है, चाहे आप क्लोज टेस्ट को अप्रोच करो चाहे पैसेज को अप्रोच करो, आपको थोड़ा सावधानी से पढ़ना होता है। रीड केयरफुली, ये तो एक मतलब बेसिक चीज़ है कि नहीं भाई आपको सावधानी से पढ़ना है। चाहे आप स्पॉट दर का क्वेश्चन कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, सावधानी से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। लुक फॉर टोन, टोन पहचानना जरूरी है कि टोन क्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पे टोन की बात कर रहा हूं तो टोन है डिस्क्रिप्टिवनेस, कि किसी चीज का विवरण दिया हुआ है, ये टोन है। किस चीज का विवरण दिया हुआ है ये आपको पैरा
पढ़ के पता चलेगा, लेकिन टोन क्या है, विवरणात्मक टोन है। किसी भी ऑथर का क्या है, विवरणात्मक टोन है, मतलब किसी चीज़ का, किसी प्लेस का, किसी मशीन का जो है डिटेल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विवरण दिया हुआ है। तो ये टोन एक बार आप समझ गए तो आप उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर पाओगे, ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। समझ में आई? जब डिस्क्रिप्टिव पैसेज अगर आपको पता चल जाए तो आपको देखना है कि विवरण है वो कैसा है, डिटेल दिया गया है या किसी के साथ कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन हो सकता है विवरण देने में, ठीक है ना। या फिर अगर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है तो विभिन्न प्रकार के विवरण दिया जा सकता है, अलग अलग तरीके के विवरण दिया जा सकता है। तो विविध का मतलब विभिन्न तरीका होता है, ये आपके कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है। तो ये होता है विभिन्न प्रकार का, विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिप्शन दिया हो सकता है, विभिन्न विवरण दे जाता है। तो ये सारा पैसेज पढ़ के वो जो अलग अलग तरीके का विवरण या वर्णन दिया हुआ है वो वर्णन आपको पहचानना होता है कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। एक तो ये जब पढ़ते हो तो ये आपको फोकस करना होता है। अगर एक बार टोन समझ गए कि हाँ भाई ये कैसा है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, तो आपका फोकस क्या होगा, देखोगे कि कंपैरिजन है कि नहीं कंपैरिजन है, कितने तरीके के विवरण और वर्णन दिए गए हैं। अब जब ये वर्णन पहचान रहे हो तो आपको ध्यान रखना होता है, फोकस आपका क्या होना चाहिए, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, क्या डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। ये क्या मदद करता है आपको इन्फ्रेंस क्वेश्चन में, क्या डिस्क्राइब किया गया है, ये जब आप समझने की कोशिश करते हो तो अनुमान लगाने में आपको मदद मिलती है, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया समझना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी से, सेंट्रल आइडिया से ही टेस्ट होते हैं। आपको इस तरीके के पैसेज में इमोशंस और मूड को जो है जो कन्वे किया जा रहा है उसका भी ध्यान रखना है कि भाई ऑथर का क्या इमोशंस है, क्या मूड है, क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझना है, ठीक है ना। छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान रखना है जिसको लेके जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये तो रही कहने वाली बात, अब इसको अगर पैसेज के माध्यम से समझना चाहोगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है एक ये पैसेज। जैसे ही आप पैसेज पढ़ोगे, 3-4 लाइन पढ़ोगे, उतने में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़ने का तरीका बताता हूँ। कई बार क्या है कि हम हिंदी भाषी बच्चे जो है पैसेज पढ़ना ही सही से नहीं जानते हैं और इस वजह से हमें सॉल्व करना भी थोड़ा एग्जाम में जाके मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूँ कि एक आम स्टूडेंट, रिलेट कीजिएगा इस चीज़ को कि आप या हम जब मॉक टेस्ट में या कहीं पे भी जब पैसेज पढ़ने जाते हैं, मुझे ये बात उस तरीके से समझ में आ रही। जब मैं 15-16 में अपना तैयारी कर रहा था तो मैं पैसेज कैसे पढ़ता था, मैं ऐसे आता था, द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट टाइडल हेलो टाइपिंग मैनग्रोव्स फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मैग्ना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही पढ़ते हैं ना सब लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं। इस तरीके को थोड़ा सा बदलो, जब इस तरीके को पढ़ोगे, जब प्रैक्टिस करते दौरान कम से कम इसे बदलो, तो जब एग्जाम में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्लो पढ़िए, मतलब बहुत तेज मत पढ़िए, थोड़ा स्लो पढ़िए। थोड़ा स्लो पढ़ने से क्या होगा कि आप सब चीजों को एक बार में ही समझ जाओगे। जैसे लिखा है द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट टाइडल हेलोफैटिक मैनग्रोव्स, तो आपको रुकना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने आता है तो उस फॉर्म में भी आपको सेंटेंसेस को पढ़ना चालू करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वर्ब इज है तो इसके पहले क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। तो एक बार आपने सब्जेक्ट पढ़ा, अगर सब्जेक्ट एक सिंगल शब्द है या 2 शब्द में है तो आप ना इसके साथ वर्ब तक पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट है एक शब्द का हो या 2 शब्द का हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब कंबाइन पढ़ सकते हैं। जैसे सुंदरबन इज, तो सुंदरबन इज आपने किया, सुंदरबन इज के बाद आगे लगा लो व्हाट, सुंदरबन क्या है, तो आपको जवाब आएगा द लार्जेस्ट टाइडल हेलोफाइटिक मैनग्रोव फॉरेस्ट। पूरा जवाब क्या आएगा, पूरा फ्रेज आएगा। ये पूरा नाउन फ्रेज है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचना। और उसके आगे अगर प्रीपोजिशन आ रहा है थोड़ा सा रुक जाना। तो यहाँ पे क्या है, द सुंदरबन इज, सुंदरबन क्या है द लार्जेस्ट टाइडल हेलोफाइटिक मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो जब ये नाउन फ्रेज आप अकेले पढ़ते हो तो आपका ध्यान आ जाता है कि क्या बताया जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन पास किया जा रहा है। तो सुंदरबन क्या है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास किया जा रहा है। क्या है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अब ध्यान से देखो, जो सुंदरबन है वो तो एक जंगल है। किस तरीके का जंगल है, मैनग्रोव जंगल है। अब यहाँ पे जब आपको ये टोन पता चल जाए कि डिस्क्रिप्टिव वाला जो है पैसेज है, तो आपको यहाँ पे एग्जेक्टिव पे खास करके फोकस करना है। ये फॉरेस्ट तो है लेकिन किस तरीके का फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो क्वेश्चन जो आपके बनेगा वो इस पे बन जाएगा कि सुंदरबन किस तरीके का फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब एग्जेक्टिव्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। और आगे जाओगे तो और इसका विवरण दिया कैसा, हेलोफाइटिक है। मैनग्रोव तो है लेकिन कैसा मैनग्रोव है, हेलोफाइटिक है। अब देखो बच्चा एक होता है कि वो कहेगा कि सर मेरे को ये हेलोफाइटिक का मतलब पता नहीं है। जरूरत ही नहीं जानने का ना, आप तो बस ये देखो कि फॉरेस्ट है, कैसा फॉरेस्ट है, मैनग्रोव है। और मैनग्रोव है, कैसा मैनग्रोव है, हेलोफाइटिक मैनग्रोव है, बस ये समझ में आ जाएगा। फिर कैसा है, टाइडल है, फिर आगे देखोगे लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट है, टाइडल है, हेलोफाइटिक मैनग्रोव फॉरेस्ट है।
इससे क्या होगा, ये जो विवरण पढ़ रहे हो, जो एग्जेक्टिव पे फोकस करना चालू करते हो, तो जो सवालों के जवाब होते हैं बहुत आसानी से आप दे लेते हो। जैसे ही आपने पैसेज का टोन समझा कि टोन विवरणात्मक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, तो आपको फोकस कहां पे करना है, एग्जेक्टिव पे करना है। फैक्चुअल पैसेज पढ़ के आ रहे हो और फैक्चुअल पैसेज की अगर प्रैक्टिस करके आ गए हो, तो कोई अगर डेटा दिया होगा इस तरीके के पैसेज में भी, तो डेटा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में प्रैक्टिस के हिसाब से अपने कॉपी में लिख लोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सुंदरबन को डिफाइन किया जा रहा है कि सुंदरबन है क्या, लार्जेस्ट टाइडल हेलोफाइटिक मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पे है, प्लेस दिया हुआ इन द वर्ल्ड, संसार में। ठीक है, अब ये कहां पे लोकेटेड है, ये भी मेंशन किया गया है, लोकेटेड इन कहां पे है, द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा, कहां पे है, द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र में है और मैग्ना रिवर्स में है। ठीक है ना, फिर आगे लिखा इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। तो ये पूरा यहां से लेके यहां पे कि ये है कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि संसार में जो है लोकेटेड है कहां पे, डेल्टा रीजन में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मैग्ना जो है रिवर्स, और कहां पे, बे ऑफ बंगाल में। इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके का फॉरेस्ट है, लोकेटेड है कहां पे, लोकेटेड है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये दो जो डिटेल है सुंदरबन के विषय में, जो इसका विवरण दिया हुआ है कि भैया ये कैसा टाइप का फॉरेस्ट है, मैनग्रोव, ठीक है ना, कहां पे है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। तो जब आप धीमे से इस चीज को पढ़ोगे और इन चीजों को ध्यान रखोगे, तो सवालों के जवाब अच्छे से दे पाओगे। अगला है स्पैनिंग अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश। अब बात हो रही स्पैनिंग, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं कि स्पैन का मतलब क्या होता है, तो आप यूं कह दो कि स्पैन कर रहा है कहां पे, स्पैनिंग तो आपको वर्ब पता हो और आईएनजी लग रहा है, मतलब वर्ब एक्शन में है, तो आप यूं कह सकते हो कि स्पैन कर रहा है कहां पे, अक्रॉस। अक्रॉस और थ्रो का चर्चा हुआ था, तो अक्रॉस एक माध्यम है, कहां, इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, उसके बाद आगे और डिटेल दिया हुआ है, इट इज रिनोन्ड, ये जाना जाता है किसके लिए, फॉर इट्स वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अपने वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। समझ में आए? आगे है डेंस मैनग्रोव ट्रीज राइज फ्रॉम मडी वाटर्स। जो डेंस मैनग्रोव ट्रीज है वो राइज करते कहां से, मडी वाटर से, एंड द इंटायर लैंडस्केप इज क्रिस क्रॉस्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ रिवर्स, क्रीक्स एंड कैनाल्स। ये जो विवरण दिया हुआ है मैनग्रोव्स के विषय में, और यहां पे स्पेशली मैनग्रोव ट्रीज के विषय में जो है, मैनग्रोव्स ट्रीज के विषय में विवरण दिया हुआ है। अच्छा, मैनग्रोव का जिसको मन में अंदर लग रहा हो हिंदी जान ले, हिंदी जान ले, हिंदी जान ले, तो मैनग्रोव का मतलब होता है सदाबहार। अगर मैं हिंदी में सदाबहार बोल देता तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता कि हमने बहुत पढ़ा है, सदाबहार वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं जो है, तो इसका मतलब होता सदाबहार। लेकिन आप ना इसको अंग्रेजी में ही समझो, सदाबहार, सदाबहार। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे जो विवरण दिया किसका दिया है, डेंस मैनग्रोव ट्रीज का, जो सघन सदाबहार पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनके विषय में बताया, वो कहां से होते हैं, मडी वाटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, और पूरे लैंडस्केप में क्रिस क्रॉस करते हैं, और नेटवर्क होता है रिवर्स का, क्रीक्स का और कैनाल्स का। समझ में आई बात? तो यहां जब ये पैसेज पहुंचते हो, तो मुझे जो समझ में आता है, यहां पे 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले कि फॉरेस्ट किस तरीके से है, कहां पे है, और तीसरा है मैनग्रोव ट्रीज के विषय में पूछा जा सकता है कि ये कहां से राइज करता है, मडी वाटर से राइज करता है, कहां तक फैला हुआ है, आगे दिया है नेटवर्क ऑफ रिवर्स, क्रीक्स एंड कैनाल्स तक। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो विवरण है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला ध्यान से देखिएगा, दिस यूनिक इकोसिस्टम इज होम टू द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स। ये विवरण भी जो है पूछा जा सकता है। बोल रहे दिस यूनिक इकोसिस्टम, ये जो यूनिक इकोसिस्टम है, अब जो ये दिस यूनिक इकोसिस्टम लिखा हुआ है, ये किसको रिफर कर रहा है, ये सुंदरबन को रिफर कर रहा है कि सुंदरबन क्या है, होम है किसका, फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स का, स्टोराइन का, क्रोकोडाइल्स का, ठीक है ना, स्पॉटेड डियर का, स्नैक्स का, एंड ए वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज का। तो यहां पे क्या डिटेल दिया है जरा ध्यान से देखो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये जो सुंदरबन है, सुंदरबन किसके किसके लिए फेमस है, क्या क्या पाया जाता है वहां पे, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना। इसके अंदर एक विवरण बड़ा स्पेशल सा है कि द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन में अगर पूछेगा ना, तो स्टोराइन से नहीं पूछेगा, क्रोकोडाइल से, स्पॉटेड डियर से, स्नैक्स से नहीं पूछेगा। रीजन जानते हो क्यों? रीजन इस वजह से कि इनके पहले कुछ स्पेशल सा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, कुछ स्पेशल से एग्जेक्टिव नहीं दिया है, लेकिन इसके पहले टाइगर के पहले दिया है द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये पूछा जा सकता है कि फेमस रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहां पाया जाता है, या ये पूछा जा सकता है कि सुंदरबन में क्या पाया जा सकता है, ऑप्शन आपके दिया जा सकता है। एक ये डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला देखो जरा, द मैनग्रोव्स एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन एंड कोस्टल इरोजन। ये एक और विवरण दिया हुआ है मैनग्रोव सदाबहार के विषय में, ठीक है ना।
कि ये जो मैनग्रोव्स है ये एक्ट करता है कैसे, नेचुरल बैरियर की तरह, किसके अगेंस्ट, साइक्लोन एंड कोस्टल रीजन एरोजन के अगेंस्ट में। तो ये डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइक्लोन और कोस्टल एरोजन के अगेंस्ट में क्या बेहतर एक्ट करता है। तो क्या एक्ट करता है, मैनग्रोव्स, और यहाँ किस मैनग्रोव्स की बात हो रही है, सुंदरबन की बात हो रही है। तो इसका जवाब सुंदरबन या मैनग्रोव्स या फिर साइक्लोन और कोस्टल एरोजन के अगेंस्ट जो काम करने वाला है वो क्या है, वो है आपका सुंदरबन। तो ये एक और डेटा आपका पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन के फॉर्म में। अभी मैं तो आपको पैसे समझा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे भी आगे देखेंगे। आगे है द सुंदरबंस ऑल्सो सपोर्ट, सुंदरबंस और सपोर्ट करता है किसको, द लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज को हु रिलाई ऑन फिशिंग, हनी कलेक्शन एंड लिमिटेड एग्रीकल्चर। जो लिमिटेड एग्रीकल्चर पर रहते हैं, जो हनी कलेक्शन पे फोकस होते हैं, फिशिंग में फोकस होते हैं, इन तरीके की कम्युनिटीज को सुंदरबन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये एक विवरण है जिसको आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है डिस्पाइट इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे देखो, यहां तक जो बात कही गई है ये थोड़ा सपोर्ट में विवरण दिया गया है। अब इसके बाद देखो थोड़ी सी बातें और जो चैलेंज की बात करेगा इसके विषय में। तो डिस्पाइट इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कि सुंदरबन का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इसके बावजूद अब थोड़ी सी अपोजिट बात हो जाएगी। द सुंदरबंस फेस थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट, सुंदरबन जो है वो क्लाइमेट से थ्रेट्स जो है फेस करता है। राइजिंग सी लेवल्स, मतलब सी लेवल राइज कर रहा है उसकी वजह से इसको थ्रेट होता है। ह्यूमन इंक्रोचमेंट होता है, इसकी वजह से भी इसको थ्रेट हो रहा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर अंडरवे, फिर आगे इसका कंक्लूजन दिया जा रहा है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, वो अंडरवे है, इन प्रोसेस है। बट सस्टेनिंग दिस डेलिकेट इकोसिस्टम रिमेन सिग्निफिकेंट चैलेंज, लेकिन इस जो डेलिकेट इकोसिस्टम है, मतलब ये इकोसिस्टम है, इतनी इसकी खास बात है, इसके कुछ चैलेंजेस है। कंक्लूजन में क्या है कि ये जो है इकोसिस्टम स्टिल डेलिकेट है, तो इसको प्रिजर्व रखना, प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंज है। तो आप पूरे पैसेज का टोन ध्यान से देख रहे होगे, क्या होगा, सुंदरबन के विषय में डिटेल दिया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के विषय में क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बातें हैं, किस लिए फेमस है, किस लिए नहीं फेमस है। तो सुंदरबन का विवरण दिया हुआ है। अगर पूरा पैसेज ध्यान से देखो तो सुंदरबन के विषय में ये विवरण दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। तो जब भी अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो टाइटल वन हमेशा सुंदरबन के अक्रॉस हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं सिंगल लाइन में लिखूं द सुंदरबंस, अपने आप में ये टाइटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपने आप में टाइटल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आपको ये समझना है कि सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम है विवरणात्मक, की विवरण दिया गया, किसके विषय में दिया गया है, सुंदरबन के विषय में दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे लिखा, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द सुंदरबन प्राइमरली नोन एज, किस तरीके से जाना जाता है। तो ध्यान से देखो, फॉरेस्ट अगर आपके मन के अंदर होगा कि अगर आपने जीएस में पढ़ा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेसिडुअस होते हैं, कॉनिफेरस होते हैं, मैनग्रोव होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये सब होते हैं, ये हम लोग जीएस में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सुंदरबन के विषय में क्या बात हुई है। सबसे पहला एग्जेक्टिव यही था, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैंने आपको बताया था, यहाँ ध्यान से याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब इन सवालों के जवाब आसानी से आप तब दे पाओगे अगर पैसेज को स्लो रीड करोगे और आपको ये पता होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। अगर आपको ये पता होगा ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, स्लो रीड करोगे, उनके एग्जेक्टिव्स पे, डिटेल्स पे, छोटी छोटी बारीकियों पे थोड़ा ध्यान दोगे, तो पैसेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर क्वेश्चन के जवाब देने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। अगला जरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ए प्रोमिनेंट इनहेबिटेंट ऑफ द सुंदरबंस, कि सुंदरबन में प्रोमिनेंट जो है एनिमल कौन है। एशियाटिक लायन है, इंडिपेंडेंट एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर है, स्नो लिपर्ड है। जितने भी नाम दिए गए हैं उनमें से देखो इस ऑप्शन में सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। मतलब इन तीनों का तो नाम ही नहीं था। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला अगर देखो ध्यान से, अब इसमें थोड़ा सा समझना भी था कि ये जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए प्रोमिनेंट इनहेबिटेंट ऑफ द सुंदरबंस, यहां नाम क्या दिया गया, सुंदरबन। लेकिन जरा ध्यान से देखो पैसेज में क्या दिया हुआ था। ये वाली लाइन जब पढ़ोगे तो पैसेज में क्या दिया हुआ था, पैसेज में दिया था दिस यूनिक इकोसिस्टम। ये दिस यूनिक इकोसिस्टम जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सुंदरबन को। तो ये जो रॉयल बंगाल फॉरेस्ट मतलब रॉयल बंगाल टाइगर है, ये कहाँ पे पाया जाता है, सुंदरबन में पाया जाता है। ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा इस बात को समझ के कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया, सुंदरबन के लिए इस्तेमाल किया गया है। समझ में आई बात। इसके लिए ग्रामर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जहां पे आप ये समझ सको दिस, दैट, दिस, दोज, ये किसको रेफर कर रहे हैं। मैंने आपको पैराजम्बल भी पढ़ाया है, तो पैराजम्बल मैंने आपको बताया कि दिस, दैट, दिस, दोज को आपको समझना पड़ेगा कि ये किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगला है, व्हाट रोल डू द मैनग्रोव्स इन द सुंदरबन प्लेज इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में मैनग्रोव्स क्या रोल प्ले करते हैं, ध्यान से देखो। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इस तरीके की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अट्रैक्ट टूरिस्ट,
इस तरीके का भी कोई चर्चा नहीं हुआ है, आपको पैसेज के बाहर नहीं जाना है। एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन एंड इरोजन, यहाँ इस लाइन पे मैंने आपका फोकस भी कराया था कि क्या है कि बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है साइक्लोन और इरोजन के अगेंस्ट में, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगर एक बार पैसेज आसानी से पढ़ोगे, मतलब धीमे धीमे पढ़ोगे, उसको समझ समझ के पढ़ोगे, तो जवाब देना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 2015 में और 2016 में जब तैयारी कर रहा था, तो मुझे ये बहुत परेशानी आती थी पैसेज सॉल्व करने में। तो मेरे एक टीचर थे एमबीए वाले, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर ये पैसेज कैसे अप्रोच करते हो, तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया था जो मुझे बहुत सही लगा था। क्या? क्योंकि उस टाइम पे मेरे समय में क्या होता था, पेपर ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था। 2015 का पेपर ऐसा आता था कि आपके पास पेज आता था, तो पेज में आपके पास ऑप्शन हुआ करता था। उन्होंने बोला कि उज्जवल एक काम कर यार ना, क्वेश्चन नंबर 1 इसको पहले पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 2 फिर पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ ले, और जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को अलग से कॉपी में नोट कर ले जब आप प्रैक्टिस कर रहा है घर पे। तो मैंने इस काम को बहुत किया। तो जब कीवर्ड्स है तो मैं कीवर्ड्स, उसके बाद बोले कि कीवर्ड्स को ले जाके तू पैसेज में ढूंढ ले, जिस जगह पे कीवर्ड लिखा होगा उस लाइन के इर्द गिर्द जो ऑप्शन में मैच करता होगा बस उसको आंख बंद करके टिक मार दे, तेरा सवाल सही हो जाएगा। तो जब मैं ये अपने समय में, मतलब अपने पेपर दिया 2016 में, तो इस चीज़ का इस्तेमाल खूब किया और मेरे लगभग सारे क्वेश्चन सही हो गए। लेकिन 100% क्वेश्चन तब भी नहीं सर कर पाया था। ये जानकारी के साथ साथ अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जानकारी अगर मुझे उस वक्त होती तो मेरे स्कोर 163.5 नहीं होते। उस वक्त सर हमारे समय में 15-16 में 175 तो टॉपर के ही जाते थे, आज चले जाते 200 में 200, अब तो 135 का हो गया, 135 में 135 बच्चे स्कोर करके चले आते। हमारे समय में इतना स्कोर नहीं होता था, अब इतने टीचर हो गए, यूट्यूब पे कंटेंट हो गया, तो बच्चे स्कोर कर लेते हैं। अगला है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द सुंदरबन मेंशन्ड इन द पैसेज। साफ साफ बोला है कि मेंशन है जो पैसेज में, वो क्या है, ध्यान से देखो। डिजर्टिफिकेशन, मतलब डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है ना। न्यूक्लियर पोल्यूशन, कहीं चर्चा नहीं है, इस टर्म का भी चर्चा नहीं था। अर्बन फ्लडिंग, इसका भी कोई चर्चा नहीं था। क्लाइमेट चेंज का चर्चा है कि जो थ्रेट था उसमें क्लाइमेट चेंज एक टर्म है जो मेंशन हुआ था कि हाँ ये भी एक थ्रेट है। जरा ध्यान से देखो, जब हम बात कर रहे थे कि डिस्पाइट इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस द सुंदरबन फेस थ्रेट्स कहाँ से फेस करता है, तो पहला जो टर्म है वो है क्लाइमेट चेंज। राइजिंग सी लेवल, समुद्र का ऊपर होना, उसकी लेवल्स का, ठीक है ना। ह्यूमन इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, तो ये टर्म है, इन्हीं टर्म के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा आपको, पैसे से बाहर नहीं जाना है। पैसे से बाहर जाके आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ मत लगा देना कि हाँ इसकी वजह से तो होता है, जनरल नॉलेज है भाई, इसकी वजह से होता है तो ये ऑप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं करना आपको। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए लाइवलीहुड एक्टिविटी इन द सुंदरबन। फिशिंग, हनी कलेक्शन, माइनिंग और एग्रीकल्चर। देखो ये तीनों टर्म मेंशन थे, आपको याद हो जब मैं अभी आपको समझा रहा था, फिशिंग टर्म इस्तेमाल हुआ, हनी कलेक्शन टर्म मेंशन था और एग्रीकल्चर मेंशन था, पर माइनिंग कहीं मेंशन नहीं था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। समझ में आया? और ये कहाँ पे मेंशन था, जरा ध्यान से देखो, इस पैसेज में ध्यान से देखो। लाइवलीहुड की अगर बात हो रही थी तो देखो फिशिंग यहाँ पे मेंशन था, ठीक है ना, हनी कलेक्शन मेंशन था और लिमिटेड एग्रीकल्चर मेंशन था। तो एग्रीकल्चर, हनी कलेक्शन, फिशिंग तीनों टर्म यहाँ पे मेंशन है, लेकिन माइनिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो नहीं मेंशन है वो है माइनिंग। तो ध्यान से देखो, सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब आप आसानी से दे पाए। मैं अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, एक ये पैसेज है, ध्यान से देखो, इसको जरा पॉज करो, ठीक है ना, इसको पढ़ना, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। इस पूरे पैसेज पे पहला क्वेश्चन ये है, पॉज करके इसको लगाना। दूसरा पैसेज है, पॉज करके इसको लगाना, क्वेश्चन है मतलब। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको लगाना। चौथा है, इसको लगाना। पांचवा है, इसको लगाना। मैं इन सब के सोल्यूशन जो है आपको ऑलरेडी दे दूंगा, और मैं एक और, मतलब इसका तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ये मैंने 3 पैसेजेस बनाए हैं ताकि सारे के सारे बच्चों की प्रैक्टिस ठीक से हो जाए, ठीक है ना। तो इसके भी जवाब आप जो है क्या काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और जब मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा ना, इस पीडीएफ में आपको पूरा दे दूंगा, मतलब इस पीडीएफ में आपको इनके सोल्यूशन दे दूंगा ताकि आप इनको सही से समझ सको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको समझाया है कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज को कैसे अप्रोच करते हैं, आपको एग्जेक्टिव पे फोकस करना है, और जो बाकी के डिटेल या जो बाकी के विवरण पैसेज में मेंशन है उनको लिस्ट आउट करना है। पैसेज को थोड़ा आराम से पढ़ना है, पढ़ते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी है कि आप सब्जेक्ट को वर्ब के साथ या सब्जेक्ट वर्ब को एक साथ, फिर ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग तरीके से, ऐसे अगर आराम से पढ़ना सीखोगे तब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर किसी को पैसेज पढ़ना एकदम ही ऐसा लगता है कि मुश्किल है, अगर आप चाहते हो मैं पूरा पैसेज स्टेप बाय स्टेप जो है
अगली क्लास लाते वक्त मैं उनको डिटेल में अगर आपको समझाऊँ तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगली बार मैं 5-7 मिनट और लगेगा, 10 मिनट और लगेगा, पर पैसेज को कैसे पढ़ते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा पैसेज पढ़ के आपको बताऊंगा। आज मैंने वैसे 4-5 लाइन पढ़ के बताई है, आगे मैं पूरा पैसेज आपको पढ़ के बताऊंगा कि एक एक टर्म कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसको मन के अंदर डालते हैं और कैसे फिर उनका जवाब क्वेश्चन में देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सीरीज़ आपके लिए मददगार हो रही होगी। आप सबको पता है कि इस टाइम पे एक तो पढ़ाई और दूसरा सिस्टम से लड़ाई, दोनों एक साथ करना पड़ रहा है, जो बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए दोनों के लिए चैलेंज का काम है। पर कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है उसी वक्त मजबूती दिखनी चाहिए। अगर इस टाइम पे आप मजबूत नहीं होगे तो मतलब ज़िंदगी और ज़िंदगी की जो मार है उसकी झेलने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे टफ सिचुएशंस आने चाहिए जिससे आप इन टफ सिचुएशन से लड़के तैयार होते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे मजबूती के साथ खड़े रहोगे, अपनी पढ़ाई के साथ भी, इस प्रोटेक्ट के साथ भी। तो 6 तारीख को मैं उधर दिल्ली में आ रहा हूँ और मीनवाइल 6 तारीख से पहले तक जैसी वीडियो आपको लिए बनानी है, चाहे क्लासेस की वीडियो बनानी है, चाहे प्रोटेस्ट से रिलेटेड वीडियो बनानी है, मैं और मेरी टीम पूरा आप सबके साथ बनी रहेगी और आपकी लड़ाई हम कहीं पे छोड़ेंगे नहीं, चाहे पढ़ाने की हो चाहे सड़क पे उतर कर आपके लिए लड़ने की हो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।